गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने सीखा था एक्रूअल एजम्पशन। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एक्रूअल एजम्पशन का क्या मतलब था? जिस टाइम का एक्सपेंस है उसी टाइम दिखाना है, भले ही पैसे गए या नहीं गए। अगर आपने सैलरी पे कर दी तो भी एक्सपेंस दिखाना है, अगर सैलरी पे नहीं करी विच इज सैलरी आउटस्टैंडिंग तो भी एक्सपेंस तो दिखाना ही है। जिस टाइम का एक्सपेंस है उसी टाइम दिखाना है और जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखानी है। मतलब अगर कैश आ गया तो भी इनकम दिखानी है और अगर उधार में बेचा, पैसा अभी नहीं आया तो भी प्रॉफिट तो दिखाना है, राइट। 10,000 के गुड्स 15 में बेचे उधार पे, 5 का प्रॉफिट तो दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि पैसे आज नहीं आए तो क्या हो गया, कल को तो आ ही जाएंगे, लेकिन आपको टैक्स तो आज ही पे करना पड़ेगा। तो जिस टाइम के एक्सपेंस है उसी टाइम, जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम, तभी आप सही टैक्स पे कर पाओगे। तो अकाउंट्स जो चलती है वो एक्रूअल बेसिस पे चलती है, कैश पे नहीं चलती। जब जो ट्रांजैक्शन हो गई दिखानी पड़ेगी। क्लियर? अब आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उसमें 2 पॉइंट्स में डाउट आया है कुछ स्टूडेंट्स को, तो वो 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं पहले, फिर आगे करेंगे। पहला पॉइंट, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। आपने एक फ्रिज खरीदा, लेकिन बिजनेस के यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। बट पैसे कहां से गए हैं? बिजनेस से, क्योंकि अकाउंट्स में दिया हुआ है तो पैसे बिजनेस के हैं, ये एजम्पशन होती है। जब तक ये ना लिखा हो कि पैसे घर से गए हैं, जब तक ये बात नहीं लिखी तब तक हम यही मानते हैं कि पैसे बिजनेस से गए हैं, ठीक है। तो कैश तो गया, कैश तो हो गया डिक्रीज, लेकिन क्या कोई एसेट आया बिजनेस में? ये तो पर्सनल यूज के लिए है, मतलब ड्रॉइंग्स, तो कैपिटल हो गई डिक्रीज। ये बेसिकली ड्रॉइंग्स हैं। अगर आप घर के लिए कुछ खरीद रहे हो तो वो तो ड्रॉइंग्स हो गई, उसमें कैश गया और कैपिटल कम हो जाती है, राइट। आगे सुनना, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। अब आपने बाइक खरीदी तो कैश तो पक्का गया, डिक्रीज, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये बाइक अपने बच्चे के लिए खरीदी होगी, ये अपने लिए खरीदी होगी, पर्सनल यूज के लिए, बट ऐसा है नहीं। रीजन क्या कहीं लिखा है कि पर्सनल यूज के लिए ली गई है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब ये बिजनेस के लिए ली गई है। तो बिजनेस में एक एसेट आ गया जिसका नाम है मोटरसाइकिल, तो कैश हो गया डिक्रीज और मोटरसाइकिल हो गई इंक्रीज। अब आप बोलोगे सर बिजनेस में मोटरसाइकिल कौन यूज करता है? तो ऐसा नहीं है, लोग यूज करते हैं। आप मैकडॉनल्ड्स को देख लो, डोमिनोज को देख लो, तो हम डिलीवरी के लिए भी मोटरसाइकिल रखते हैं। तो हो सकता है हमने अपने स्टाफ के लिए कोई बाइक खरीदी हो, राइट, ताकि वो काम कर सके, ऑफिस वर्क। तो ये बिजनेस के लिए है, क्योंकि इसमें पर्सनल यूज नहीं लिखा। क्लियर? तो अगर पर्सनल यूज लिखा है तो ड्रॉइंग्स, अगर नहीं लिखा तो ऑफिस यूज। अब आप लिख लो, फिर मैं आपको न्यू टॉपिक करवाता हूं आज का। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लिखिए एसेट। एसेट की डेफिनेशन लिखेंगे। आई नो आपने लिखी हुई है, बट आज इसमें कोई चेंजेस है, तो एक बार आप ये भी लिख लीजिए। एसेट एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ बिजनेस, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ बिजनेस टू विच money value can be attached, to which money value can be attached, full stop. In other words, anything which will enable the person to get cash or an economic benefit in the future. I repeat, anything which will enable the person to get cash or an economic benefit in the future. ठीक है, लिख ली होगी। अब आपको ये सोचना है कि जो डेफिनेशन मैंने पहले लिखवाई थी फर्स्ट क्लास में और जो आज लिखवाई थी उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें ऐसा क्या नए वर्ड्स हैं
जो पहले आपको नहीं दिखे थे। एक बार आप देखो, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ बिजनेस टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। मैंने आपको बताया था एसेट मतलब हर वो चीज जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो हमारी है, राइट। फर्नीचर हो गया, गोल्ड हो गया, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी हो गई। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल इनेबल द पर्सन टू गेट कैश, जिससे कैश आए, यहां तक तो मैंने लिखवाया हुआ है। और एन इकोनॉमिक बेनिफिट, या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, ये नए वर्ड्स हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम में नहीं लिखवाए थे, राइट। उस टाइम तो सिंपल डेफिनेशन थी, आज हम डिटेल में करेंगे। अब इसको कर लो अंडरलाइन। अब ये इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है वो सिखाना है, ठीक है। तो पहले आप ये लिख लो अच्छे से। सॉल्व करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग बहुत ध्यान से समझना। हेडिंग लिखो, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस स्लैश एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस स्लैश अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। इसके 3 नाम हैं, प्रीपेड एक्सपेंस स्लैश एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस स्लैश अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, ठीक है। अब सुनना बहुत ध्यान से। मान लो आपने रेंट पे किया इन एडवांस, आपने अपने लैंडलॉर्ड को बुलाया जिसकी जगह प्रॉपर्टी है, आपने उसको अगले साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया कि मुझे आपकी जगह बहुत अच्छी लगी है, मैं यहीं पे काम करूंगा, ये लो 1 साल का रेंट, ठीक है। अब सोचो क्या होगा, कैश तो गया, पक्का गया, तो कैश तो होगा डिक्रीज। इसका दूसरा इंपैक्ट सोचो क्या होगा। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर कैपिटल डिक्रीज होगी, बट वो नहीं होगा। कैपिटल डिक्रीज में नहीं आएगा, इसमें आएगा एसेट इंक्रीज, इसमें होगा आपका एसेट इंक्रीज, ठीक है। आई नो डाउट आने वाला है कि सर ये क्या कर रहे हो आप, कैपिटल डिक्रीज होनी चाहिए, बट मैं आपको प्रूफ करूंगा कि इसमें कैपिटल डिक्रीज क्यों नहीं होगी और एसेट इंक्रीज क्यों होगा। बहुत ध्यान से सुनना। मान लो आपने ये प्रॉपर्टी ली रेंट पे 100 गज की जगह है और आपने 1 साल का रेंट एडवांस पे कर दिया, कैश तो पक्का गया, ये तो मानते हो, बट क्या ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई? नहीं सर, प्रॉपर्टी तो हमारी नहीं हुई, वो तो लैंडलॉर्ड की है। लेकिन जब आपने 1 साल का रेंट एडवांस पे किया तो आपने पेपर वर्क करवाया होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनवाया होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसपे लिखा होता है कि 1 साल के लिए जगह आपकी, और साइन होते हैं लैंडलॉर्ड के भी और आपके भी। अब आपको 1 साल के लिए यहां से कोई नहीं निकाल सकता, राइट। 1 साल के लिए ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई, हमेशा के लिए नहीं, बट 1 साल के लिए तो हमारी हो गई। अब इसकी सर्विसेज लेंगे, इस जगह को यूज करेंगे और कोई निकाल नहीं सकता। तो 1 साल के लिए ये आपका एसेट हो गया। दोबारा सुनना, कैश तो डिक्रीज हुआ, कैश तो गया पक्का, बट 1 साल के लिए ये जगह मेरी, अब इसको मैं यूज करूंगा, इसकी सर्विसेज लूंगा और जो काम यहां पे कर रहा था वो करूंगा। तो 1 साल के लिए ये मेरा एसेट बन गया, मुझे यहां से कोई निकाल नहीं सकता लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब 1 साल के लिए ये जगह आपकी, भले ही आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट सर्विस तो मिल रही है ना। अब पढ़ो डेफिनेशन, क्या लिखवाया था एसेट की डेफिनेशन में, या तो कैश में कन्वर्ट हो जाए या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब समझते हो, मतलब मनी की फॉर्म में कोई बेनिफिट मिल रहा है। अब 1 साल के लिए जगह आपकी हो गई ना, तो इकोनॉमिक बेनिफिट उठाओगे ना इसका, यहां से पैसे कमाओगे, ठीक है। तो एसेट ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आपका होना चाहिए, 1 साल के लिए भी आपका एसेट हो सकता है, सर्विसेज तो मिल रही है ना, ठीक है। एक और एग्जांपल, आप ट्यूशन पढ़ने आते हो, मान लो आपने फीस पे करी, तो आप बोलोगे सर मेरा कैश माइनस और कैपिटल माइनस, राइट। अगर 1 महीने की फीस पे करी, मान लो आपने 1 साल की फीस पे कर दी, पूरी 11th की फीस मेरे को एडवांस पे कर दी, मैं मान नहीं रहा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं।
आपने 1 साल की फीस एडवांस में पे कर दी, तो क्या होगा, कैश गया, ठीक है, और 1 साल के लिए मेरी सर्विसेज आपका एसेट, मैं आपका एसेट नहीं, मेरी सर्विसेज आपका एसेट। मतलब आप बोलोगे कि सर प्रीपेड एक्सपेंस हो गया मेरा 1 साल के लिए, वो आपका एसेट बन गया। अब 1 साल आप मुझसे पढ़ोगे और आपको कुछ पे भी नहीं करना, तो 1 साल के लिए मेरी सर्विसेज आपका एसेट, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं। एक और एग्जांपल, आपके डैड या मॉम जिम जाते होंगे, कभी सुना होगा, अगर जिम में आपके डैड 1 साल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपने देखा होगा उनका एक कार्ड इशू होता है, कार्ड बनता है, राइट। तो पापा बोलेंगे बेटा कैश गया और 1 साल के लिए वो मेरा एसेट बन गया। रीजन, अब वो कभी भी जिम जाएंगे, कोई उनको मना नहीं कर सकता। 1 साल के लिए जो कार्ड उनको मिल गया वो उनका एसेट है, वहां जाके सर्विसेज लेनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल, मान लो आप बिजनेसमैन हो, अपने एम्प्लॉयज को अगले साल की सैलरी एडवांस पे कर दी, पूरे साल की, ठीक है, तो कैश गया और प्रीपेड सैलरी के नाम पे एक एसेट आ गया। रीजन, अब 1 साल वो एम्प्लॉयज आपको सर्विस देंगे और जॉब को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो एसेट क्या होता है, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए या जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब जिसमें हम कुछ कमा पाए, पैसों की फॉर्म में कोई बेनिफिट। तो ये सारे आपके एसेट्स हैं। अब आप बोलोगे कि सर कैपिटल क्यों नहीं माइनस हुई, ये अब तक समझ नहीं आया, इसका रीजन भी दूंगा, पहले इतना लिख लो। अब प्रीपेड एक्सपेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप लोग लिखिए, प्रीपेड एक्सपेंस आर ऑल्सो क्लासिफाइड, prepaid expense are also classified as an asset. prepaid expense भी asset होते हैं, although they cannot be converted into cash. Full stop. Prepaid expense are also classified as an asset, although they cannot be converted into cash. Full stop. They are so classified because a part of the benefit from such expenses is available in the next accounting year. Full stop. देखो अभी तक आपने सीखा था एसेट हर वो चीज होती है जो हमारी है और जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। बट आज आपने एक नया टर्म सीखा, एसेट वो भी होता है जिसमें हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप कोई प्रीपेड एक्सपेंस करते हो, अगर आप एडवांस में कोई खर्चा करते हो, तो भले ही वो कैश में कन्वर्ट ना हो बट बेनिफिट तो मिलेगा ना। अगर आप ट्यूशन फीस पे करते हो 1 साल की, बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सैलरीज पे करते हो एडवांस में, बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रेंट पे करते हो 1 साल का, तो वो घर की सर्विसेज मिलेंगी। तो ये सब आपके एसेट्स होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। 1 साल के लिए वो सर्विसेज आपकी, ठीक है। सो वहां से आपको मिलता है इकोनॉमिक बेनिफिट। यहां तक ओके। अब आप बोलोगे सर वो रीजन तो बताओ, कैपिटल क्यों नहीं माइनस हुई, तो अब वो बता रहा हूं, पहले ये लिख लो। तो अब रीजन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, एक्रूअल एजम्पशन क्या कहती है, जो लास्ट क्लास में सिखाया था। एक्रूअल एजम्पशन ये कहती है जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल दिखाओ, जिस साल की इनकम है उसी साल दिखाओ, राइट। अब सुनना ध्यान से, अगर मैंने अगले साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया, अगले साल का, तो क्या वो मेरा इस साल का एक्सपेंस है, नहीं ना। तो मैं उसको अभी कैसे दिखा सकता हूं, दोबारा सुनना। अगर आप अगले साल का रेंट एडवांस पे करते हो, पैसे तो गए मान लिया, लेकिन क्या वो इस साल का एक्सपेंस है, नहीं है, तो उसको इस साल में मैं कैसे दिखा सकता हूं, इनकम टैक्स वाले मना कर देंगे, ठीक है। डिटेल में देखें, यहां देखो, उस दिन हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको बताया था राइट साइड में होती है इनकम्स और लेफ्ट साइड में होते हैं एक्सपेंसेस,
और फिर आता है प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है, और फिर आता है सीए, राइट। अब सीए ने टैक्स बचाने हैं, क्योंकि 50 लाख के ऊपर टैक्स तो काफी आएगा, तो सीए ने कहा कि सर अगले साल की सैलरीज एडवांस पे कर दो, अगले साल का रेंट एडवांस पे कर दो। तो हमने तो कर दिया था, और ये टोटल एडवांस पे कर करके टोटल एक्सपेंस हो गया 60 लाख। इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया था। गवर्नमेंट ने बोला भले ही आप एडवांस पे करो, हमें कोई इशू नहीं है, आप 5 साल का पे करो, बट आप अभी दिखा नहीं सकते, जिस साल का है उसी साल दिखाओगे। तो वही तो आज डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप एडवांस में रेंट पे करते हो तो वो इस साल का तो है ही नहीं, तो उसको हम यहां पे नहीं दिखा सकते, उसको हम अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, नेक्स्ट ईयर के। मान लो ये 19 का है तो उसको 20 में दिखाएंगे। समझ पा रहे हो? तो प्रीपेड एक्सपेंस आपने अगले साल का खर्चा अभी किया तो उसको नेक्स्ट ईयर दिखाना है, आज नहीं दिखाना। अब यहां देखें, सपोज आपने रेंट पे किया, रेंट पेड इन एडवांस, राइट। तो कैश में से माइनस हुआ 10 लाख मान लो, और प्रीपेड रेंट का एक एसेट बन गया, ठीक है। तो उसको हम कैपिटल में से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। अब थोड़ा और हाई लेवल, मान लो हम अगले साल पे आ गए, नेक्स्ट ईयर में आ गए, और पहले कैश माइनस हो चुका था और एसेट बन चुका था। अब वो टाइम आ गया जब एक्चुअल में रेंट पे करना था। अब सोचो क्या होगा। जब एक्चुअल में पे करना था तो इस एसेट को खत्म कर देंगे। अब अगले साल वो सर्विसेज ले ली, एसेट खत्म, राइट। अब कैपिटल में से माइनस करेंगे, जिस साल का है उस साल दिखाएंगे, पहले नहीं दिखाएंगे। दोबारा सुनना, सबसे पहले आपने कैश माइनस किया और एसेट को प्लस किया, ठीक है। एग्जाम में यहीं तक आता है, बट मान लो हाई लेवल सोचते हैं। सपोज आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट आ रहा है, कल को शायद सीए करनी हो, तो एज अ सीए सोचो और हाई लेवल कि जब नेक्स्ट ईयर पे हम पहुंच जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो जिस टाइम आपने सर्विसेज ले ली, आपका एसेट खत्म, एसेट खत्म, और अब कैपिटल में से माइनस, क्योंकि इस साल का एक्सपेंस वो है। क्लियर? तो ये रीजन है कि पहले कैपिटल में से माइनस क्यों नहीं करते। इन शॉर्ट, वो इस साल का एक्सपेंस है ही नहीं, और हम जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगले साल के एक्सपेंस में दिखाएंगे। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब आगे लिख लो इफ यू वांट टू राइट। सो गाइस, अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। फॉर्मेट बना लेते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट, कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। कमेंस मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, तो दो बातें कौन सी हो जाएंगी, कैश आ गया 60,000 और कैपिटल आ गई 60,000, राइट। सेकेंड पॉइंट, पेड रेंट इन एडवांस 500। अगर आप एडवांस में पे करते हो तो कैश तो गया, कैश तो माइनस। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, एडवांस में पे करा तो आपका एसेट आ गया, क्योंकि अब वो जगह आपकी कुछ टाइम के लिए। तो इसको बोलेंगे प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस 500, ठीक है। कैश गया और एसेट आ गया। कैपिटल क्यों नहीं माइनस करी, क्योंकि इस टाइम का एक्सपेंस नहीं है, और एक्रूअल अजम्पशन कहती है जिस टाइम का एक्सपेंस है उसी टाइम दिखाओ। फिलहाल तो इस टाइम का नहीं है तो अभी नहीं दिखाया, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी 59,500 प्लस 500 इज इक्वल टू उस साइड 60,000। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। गुड्स खरीदे मतलब स्टॉक। टोटल 50 का सामान लिया, जिसमें से 30 का कैश पे है, तो कैश माइनस, और 20 का उधार पे है, मतलब क्रेडिटर्स। तो 20,000 के तो आ गए क्रेडिटर्स, राइट।
तो न्यू इक्वेशन आ गई 29,500 प्लस 500 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 60,000। एक बार मैच कर लें। 29,500 प्लस 500 30,000, 30 प्लस 50 80, 20 प्लस 60 80। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20। 20 के गुड्स 30 में सेल किए, तो गुड्स में से 20 माइनस कैश में 30 प्लस 20 के गुड्स 30 में सेल किए, तो 10,000 का प्रॉफिट। करेक्ट। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये हो गया 59,500 प्लस 500 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 70,000। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी पे करी 500 एंड आउटस्टैंडिंग 100। ये थोड़ा ध्यान से देखना, सैलरी पे करी 500। एक बात बताओ, जब सैलरी पे करते हो तो दो इंपैक्ट क्या होते हैं, कैश माइनस और कैपिटल माइनस। ठीक है, इजी। सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 मतलब पे करनी थी बट पे नहीं करी। एक तो लाइबिलिटी है क्योंकि कल को तो पे करनी पड़ेगी, तो हमें टेंशन है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी आ गई सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। लाइबिलिटी तो पक्का है। इसका दूसरा इंपैक्ट क्या था, चाहे पे करी या नहीं पे करी एक्सपेंस तो दिखाना पड़ेगा। दोबारा सुनना, एक्रूअल अजम्पशन क्या कहती है, जिस टाइम का एक्सपेंस है दिखाओ। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग पे नहीं करी बट था तो इसी टाइम का एक्सपेंस, तो दिखाना पड़ेगा। तो कैपिटल से माइनस कितना 100। अब 500 पहले से है, 100 और माइनस हो गया, टोटल कितना हो गया 600। तो कैपिटल से माइनस होगा 600। ठीक है, पॉइंट क्या है, जो पे कर दी वो भी कैपिटल में से माइनस क्योंकि खर्चा है, जो पे नहीं करी वो भी कैपिटल में से माइनस क्योंकि इसी टाइम का खर्चा है। ठीक है, चेक कर लें, यहां पे है -500 और यहां पे +100 और -600 मिला के क्या बनता है -500। ठीक है, तो इन शॉर्ट जिस टाइम का एक्सपेंस है दिखाना पड़ेगा, भले ही पे नहीं किया। अब इसे क्लोज करते हैं। 59,000 प्लस 500 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 100 प्लस 69,900। ठीक है, सॉरी 69,400। लास्ट पॉइंट, परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। आपने मोटरसाइकिल ली लेकिन इस बार घर के लिए ली, अब डिलीवरी के लिए नहीं ली। तो जब घर के लिए ली तो ड्रॉइंग्स हो गई, तो कैश माइनस और कैपिटल माइनस। ठीक है, 5,000 का कैश गया और कैपिटल भी गई। अब इसको क्लोज कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 54,000 प्लस 500 प्लस 30,000 और इस साइड 20,000 प्लस 100 प्लस 64,400। लास्ट में मैच कर लें, 54 प्लस 30 84,500 और उस साइड कितना है 64,400 प्लस 100 64,500 प्लस 20 84,500। ठीक है, तो मैच हो गया। अब आप लिख लो। तो अब एक ट्रिकी पॉइंट करते हैं आज के कंसेप्ट से। आप लोग लिखिए, रेंट पेड 3,000 इंक्लूडिंग 2,000 इन एडवांस। ठीक है, अब ये पॉइंट ट्राई करना है आपने। रेंट पे किया 3,000 इंक्लूडिंग 2,000 इन एडवांस। मार्क करो, इंपॉर्टेंट। पहले एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। आई होप ट्राई कर लिया होगा।
अब यहां देखना ध्यान से, आपने टोटल पे किया 3000, रेंट पे किया 3000 इंक्लूडिंग 2000 इन एडवांस, जिसके अंदर इंक्लूडिंग मतलब उसके अंदर इंक्लूड है एडवांस रेंट 2000 का। अब सुनना ध्यान से, आपने 3000 पे किया इसको और आपने बोला कि सर 2000 तो एडवांस है, तो इसका मतलब बाकी का जो 1000 है वो नॉर्मल है अभी का, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं बोला कि 3000 में दे रहा हूं और 2000 अलग से दे रहा हूं, ऐसा नहीं बोला, इंक्लूडिंग बोला है। 3000 टोटल में दिया जिसमें से 2000 एडवांस है, तो मतलब नॉर्मल कितना होगा 1000। अब जब नॉर्मल रेंट पे करते हो तो दो इम्पैक्ट क्या होते हैं, कैश माइनस और कैपिटल माइनस, यही होता है। कैश माइनस हो गया 1000 और कैपिटल माइनस 1000। और जब एडवांस में पे करते हो तब क्या होता है, तब होता है कैश माइनस और प्रीपेड रेंट का कॉलम, क्योंकि ये तो एसेट है, राइट। दोनों को मैंने अलग अलग सॉल्व कर लिया। नॉर्मल रेंट में क्या होता है, कैश और कैपिटल, क्योंकि वो तो इसी टाइम का एक्सपेंस है, इसी टाइम दिखाना है। लेकिन जो एडवांस में पे किया वो तो इस टाइम का एक्सपेंस नहीं है ना, तो अभी कैपिटल तो माइनस होगी नहीं, कैश माइनस और एसेट प्लस, राइट। अब दोनों को क्लब कर दो, तो कैश टोटल कितना गया 2000 या 1000 या टोटल कैश गया 3000। एसेट कितना आया, एसेट आया 2000 जो हमें सर्विस मिलेगी। और कैपिटल कितनी माइनस हुई, कैपिटल माइनस हुई सिर्फ यहां पे 1000, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, इसका मीनिंग ये बन रहा है टोटल 3000 पे किया जिसमें से 2000 एडवांस तो एसेट और 1000 नॉर्मल रेंट, इसलिए कैपिटल माइनस। टैली कर लें, -3 + 2 -1, उस साइड कितना है -1, ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ना ये किया होगा कि -5000 + 2000 और यहां पे कैपिटल में -3000। शायद कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे किया होगा, बट ये गलत है। रीजन, आपको पढ़ के लगा कि 3000 तो पे किया और 2000 और पे कर दिया एडवांस, टोटल 5, बट ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है टोटल 3 पे किया इंक्लूडिंग 2000 इन एडवांस, ठीक है। इंक्लूडिंग मतलब उसके अंदर वो है, तो टोटल 3 है जिसमें से 2 एडवांस है और 1000 का नॉर्मल रेंट। क्लियर। अब लिख लो, फिर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो गाइस, ये क्वेश्चन करेंगे, आप लोग लिखिए प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे मेन पॉइंट्स डाल दिए मैंने, तो मार्क करो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, started business with cash, started business with cash 50,000 and goods 30,000, ठीक है। कैश 50, गुड्स 30। सेकेंड पॉइंट, sold goods on credit costing 4,000 for 5,000 4,000 के गुड्स 5,000 में बेचे। थर्ड पॉइंट, sold goods for cash costing 12,000 for 16,000 12 के गुड्स 16 में सेल किए। फोर्थ पॉइंट, परचेज्ड मोटरसाइकिल for 40,000, purchased motorcycle for 40,000। Fifth, purchased goods from Ram
20,000, 20,000. Next point, paid rent, 5,000, including 3,000 in advance. Paid rent 5,000, including 3,000 in advance. ठीक है. Last point, salary outstanding 1,000. Salary outstanding 1,000. ठीक है. आई होप क्लियर होगा. सो गाइस, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है. इसके अलावा मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बुक से. तो टोटल 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है. या ट्राई करना एंड मुझे सेंड करना, फिर मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा. ठीक है. बाकी नेक्स्ट क्लास में सी यू.